अच्छा, लास्ट टाइम तकरीबन हमने काफ़ी टर्म्स डिस्कस कर ली थी ओवरऑल एसईओ के हिसाब से, सिर्फ एसईओ के हिसाब से की हैं। अभी बाकी मॉड्यूल्स की टर्म्स हम साथ साथ करेंगे कि ज़्यादा मेन क्योंकि एसईओ की हैं, और मेन जो डिजिटल मार्केटिंग में लोग ज़्यादा सर्विसेज लेते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एसईओ से ही काम स्टार्ट होता है, इसके बाद दूसरी चीज़ों पे जाता है। तो कुछ रह गए थे बहुत इंपॉर्टेंट वाले। एक था कैनोनिकल टैग। ये इवन तो है आसान लेकिन थोड़ा मिक्सअप हो जाता है माइंड में। लास्ट टाइम खावर ने ये लास्ट सेशन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले खावर ने क्वेश्चन किया था कैनोनिकल टैग नहीं डिस्कस हुआ, तो वो भी करना चाहिए था। तो मैंने कहा था वो नेक्स्ट में करेंगे। तो अच्छी चीज़ थी कि मतलब उसको माइंड में था कि ये एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करने के लिए, ख़ास तौर पे न्यूबीज़ के लिए। अक्सर देखा गया कि एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनके माइंड में भी इसका सही वो एक इमेज नहीं बना होता, समटाइम पता होता भी है लेकिन उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसा ही है खबर डिस्कस हमारा तो हो गया था, तो ऑन टाइम मैंने खबर से डिस्कस कर लिया था जो भी मेजर डिफरेंस आता था। इसने पहले मैंने इससे पूछा, इसने अपने हिसाब से बताया, फिर मैंने इसको तकरीबन डिटेल से सारे मज़ीद बताया, तो क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट। कैनोनिकल टैग ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वेबसाइट पे 2 पेजेस ऐसे बना दिए या 2 से ज़्यादा बना दिए जो आपस में रिलेट करते हैं, जिनका टॉपिक सेम है। यूआरएल डिफरेंट हो सकता है, कंटेंट भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसकी सेंस सेम होगी। तो गूगल सम टाइम डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन से, क्योंकि सेम चीज़ है और कीवर्ड्स भी ओबियसली सेम होंगे कहीं ना कहीं। मेन कीवर्ड जो होता है प्राइमरी कीवर्ड वो सेम होगा, तो गूगल एआई भी एक हद तक काम करता है, वो भी कंफ्यूज होता है कौन से पेज को रैंक करना बंदा चाह रहा है खुद से। आपने सब कुछ सेट किया, 3 पेज से फॉर एग्जांपल 3 पेजेस हैं, सेम है, थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट है, प्लेजिज्म नहीं है, लेकिन सेंस सेम है, कीवर्ड सेम है, मेन कीवर्ड जो होते हैं। तो आप उसके लिए कैनोनिकल टैग लगाते हो, वो HTML कोड होता है, वो आपने लगाना होता है कि ये मेरा मेन पेज है। फॉर एग्जांपल आपने 1, 2 और ये 3, ज़्यादा एक्सपीरियंसली कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें इसमें समझने वाली है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्लियर नहीं होता इस तरह। यही पेज सेम है, यही पेज सेम है, यही पेज सेम है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ या इसको रैंक करना चाहता हूँ, ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, मेरा मेन पेज ये है जहाँ पे मैंने CTS लगाए हुए हैं, कॉल टू एक्शन लगाए हुए हैं, जहाँ से मुझे लीड जनरेट हो सकती है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये जो पेज है ना 1, मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा रैंक हो क्योंकि मैंने इस पर कॉल टू एक्शन ज़्यादा लगाए हुए हैं, यहाँ इस पेज पे लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बजाय इन 2 पेजेस के। तो आप इन पे कैनोनिकल टैग लगाओगे बजाय इसके। कौन सा टैग लगाओगे? इसका जो URL होगा ना वो इसमें इनपुट करोगे, टैग लगा के कैनोनिकल टैग वो आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये होगा रेल, उसके बाद कैनोनिकल, देन वो होगा अपस्ट्रॉफी, उसके सामने URL मेंशन किया जाएगा। तो आपने इन पेजेस पे इसका URL देना है कैनोनिकल टैग के HTML फॉर्म में। तो उसका क्या मतलब होगा कि ठीक है इस पेज की अथॉरिटी इस URL को ट्रांसफ़र हो, इस पेज की भी जो अथॉरिटी है वो इसको ट्रांसफ़र हो, ये मेन डिफरेंस है। तो आपने जो टैग है उस पर नहीं लगाना जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, उस पेज का URL दूसरे पेजेस पे लगाना है कि सारा जो कंटेंट है या इसकी जो भी अथॉरिटी है वो हमारी कैनोनिकल टैग के थ्रू इस URL को ट्रांसफ़र हो, पहले पेज को जिसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो फिर वो रैंक में ज़्यादातर वही आएगा, क्योंकि दूसरे पेजेस को रेफ़र कर देंगे तो ओबियसली दूसरा ही रैंक होगा। जिस तरह हम किसी एक पेज से लिंक ज़्यादा दे रहे होते हैं तो उसका कम अथॉरिटी हो जाती है, लिंक यूज़ जिसको हम कहते हैं, तो दूसरों को ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पे लिंक जा रहा होता है, इसको कैनोनिकल टैग कहते हैं। हाँ, योस्ट के अंदर ऑप्शन होता है, जो ऑल इन वन SEO है वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, या फिर आप .htxs जो साइट फाइल्स होती हैं वहाँ से भी कर सकते हो। जिस तरह नो इंडेक्स टैग लगाते हैं, जो भी चीज़ें हैं ना वो आप HTML को थोड़ा फॉर्म लगा सकते हैं। नो इंडेक्स लगाना है, डू फॉलो लगाना है, नो फॉलो लगाना है, नो रेफरल लगाना है, नो ओपनर लगाना है, जो भी किसी भी किस्म का आपने टैग लगाना है वो तो डैशबोर्ड में भी हो जाएगा और CMS जो फाइल्स होती हैं वहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, भैया टिशू देते हैं। इसके बाद है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, पता है इसका? कीवर्ड
ये काफ़ी लोगों के लिए नई टर्म होगी, ऐसा ही है। एक मतलब 2 पेजेस एक कीवर्ड बनाएंगे, मतलब 2 सर्विस आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कीवर्ड आप एक ही लगा दे रहे हैं, लेकिन गूगल 2 पेजेस आप हाँ 2 पेजेस। इसमें ये कि आप एक ही वेबसाइट के ऊपर सेम कीवर्ड को डिफरेंट पेजेस पे टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसको हम ब्लॉग में पब्लिश कर दें या उसका कोई और भी पेज बना दें या कोई सब पेज बना दें, डायरेक्टली बना दें, जैसे भी है, और सेम कीवर्ड डिफरेंट पेजेस पे टारगेट कर रहे हो। बैक लिंकिंग क्रिएट करते वक्त भी हम जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एंकर टेक्स्ट कर रहे हो किसी और पेज पे भी, सेम वर्ड को एंकर कर रहे हो किसी और यूआरएल पे भी, तो उसको कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। उससे ये कि आप अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में कम्पीट कर रहे हैं। एक कीवर्ड डिफरेंट पेजेस से रैंक हो रहा है। हाँ, एक कीवर्ड डिफरेंट पेजेस से रैंक हो रहा है। हाँ, एक कीवर्ड को डिफरेंट पेजेस पर टारगेट किया हुआ है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ अवॉइड करने वाली है ताकि इसको आपको पता हो, इसको अवॉइड करना है इस चीज़ को। हर पेज के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपने खुद पहले एक्सेल फाइल में बनाने हैं ताकि सारा आपके सामने हो कि कौन कौन से पेज पे कौन कौन सा यूआरएल लग रहा है। तरीका ये होता है कि एक्सेल फाइल बनाएं, उसमें सारे यूआरएल ऐड करें, फिर उसमें कीवर्ड रिसर्च करें, हर यूआरएल के सामने उसके कीवर्ड रखते जाएं, फिर बाद में डुप्लीकेट का फार्मूला लगाएं कि मैंने किस डिफरेंट यूआरएल पे सेम कीवर्ड टारगेट कर दिए, क्योंकि बाद में ऑन पेज होनी है, फिर उसी का कंटेंट बनना है, पब्लिश होना है, तो फिर ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ना हो जाए। तो ये चीज़ से आपने अवॉइड करना है। इसके बाद है AMP। चीज़ें काफ़ी डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मैं थोड़ी छांटी की अपनी तरफ से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर डिस्कस कर ली जाए। बाकी जो जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स होंगे, सेशंस होंगे, वो साथ साथ भी कुछ छोटी टर्म्स हैं इजी वाली हैं, याद रखने में आसानी होती है, उनको हम साथ साथ भी कर लेंगे। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो थी आज वाली, ये करना ज़रूरी थी। इसके बगैर नेक्स्ट लेक्चर्स पे एडवांस लेवल पे जाना बड़ा मुश्किल है। फिर कुछ न्यूबीज़ भी हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी ये हो क्या रहा है। AMP का मतलब है एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये गूगल की अपडेट आई है जिसमें वो कहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और लोडिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए ये AMP चलता है, इसको टर्म को हम यूज़ करते हैं AMP कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। एक्सीलरेटेड डेवलपर एंड पे होता है, लेकिन वो काम तो हमारे आते हैं ना। अगर बहुत वेबसाइट स्लो होगी तो इफेक्ट क्या होगा? SE% वो जितनी नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा CMS जिस तरह वर्डप्रेस है या मैजेंटो कुछ यूज़ करना आता है, वर्डप्रेस तो बहुत आसान है, वो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। उसमें एक प्लगइन होता है स्पीड के लिए। हाँ, स्पीड के लिए प्लगइन लगा दें या फ़ोटो को खुद ऑप्टिमाइज़ कर लें। उसका फ़ायदा नहीं हो, थोड़ी देर बाद वैसे हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे वेबसाइट की लोड स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कम भी की जा सकती है, तो ये उस रिलेटेड है AMP, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। इसके बाद है पेजिनेशन। इसका पता नहीं? पेजिनेशन ये होता है कि कोई एक आर्टिकल है, ज़्यादा वर्ड्स का है। नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशन यही होती है कि ज़्यादा पेज, अगर ज़्यादा वर्ड्स का एक आर्टिकल हो, जिस तरह सम टाइम 5-5 हज़ार वर्ड्स का भी एक आर्टिकल होता है, जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक भी हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिटेल आप एक टॉपिक पे दोगे, गूगल ओबियसली उसको ज़्यादा अच्छा रैंक करेगा। आपके यूज़र्स के लिए भी बेहतरीन है। अगर कोई एक आधा यूज़र आ भी जाता है तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादा टाइम रुकेगा, एटलीस्ट उसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो बेहतरीन हो जाएगा काम। तो पेजिनेशन एक टर्म है जिसको आप एक ही अगर आर्टिकल है जिसके 5000 वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, बहुत लेंथी हो जाएगा, उसकी जो है लोडिंग स्पीड भी कम हो जाएगी, और एक पेज पे सम टाइम यूज़र बिहेवियर ये होता है रह के बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है, एक पेज पे 500 वर्ड्स या फिर इससे भी ज़्यादा होता है, 250 भी हो सकते हैं। एक पेज पे ये कर दिया, उसके नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दे दिया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, होगा वो आर्टिकल सेम ही, लेकिन उसका कंटेंट चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट पे करते जाएंगे। हाँ, एक ही आर्टिकल को या एक ही पेज को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं
सिर्फ ये टेक्निक लगा के एक नेक्स्ट करते हैं या प्रीवियस करते जाएं। ये यूज़र को मैक्सिमम टाइम अपनी वेबसाइट पर रोकने के लिए और थोड़ा नेविगेट करने के लिए बड़ा हेल्प करता है। ये ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट्स पे होता है। ब्लॉगर वेबसाइट्स पे तो नॉर्मली 700 वर्ड्स, 800 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स या सम टाइम 2000 वर्ड्स का आर्टिकल होता है, तो वो एक ही पेज पे होता है। सम टाइम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर देखा गया ऊपर फ़ोटो लगा दी, एक हेडिंग दे दी, नीचे फ़ोटो लगा दी बड़ी सी, उसके नीचे 250 वर्ड्स लिख दिए, 200 वर्ड्स लिख दिए, 300 वर्ड लिख दिए, देन नेक्स्ट। इस तरह एक तो ये कि थोड़ा नेविगेशन करता है यूज़र जो होता है वेबसाइट पे। थीम भी उस तरह का हो सकता है, उसको पेजिनेशन कहते हैं। ये बहुत अहम टर्म है, क्योंकि अभी जो टर्म मैं बता रहा हूँ फेशियल एक्सप्रेशन से भी और आवाज़ भी नहीं आ रही, क्यों तो इसका मतलब ये काफ़ी लोगों को नहीं पता था इन चीज़ों का। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये तो डिस्कस हो गए थे और नॉर्मली पता भी है। और गूगल टैग मैनेजर नहीं पता? नहीं, ये होता है टैग्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप गूगल एनालिटिक्स का अलग से कोड लगाते हो, फेसबुक पिक्सल अलग से लगाते हो, सर्च कंसोल का अलग से इंस्टॉल करते हो, या कोई भी किसी भी किस्म की ट्रैकिंग है जो आप 1 बाय 1 उसके टैग्स इंसर्ट करते रहते हो, तो गूगल टैग मैनेजर जो इसको नॉर्मली GTM ही कहते हैं। GTM में एक अकाउंट बनता है, उसका एक ट्रैकिंग कोड आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो, वन टाइम लगाते हो। इसके बाद आपने एनालिटिक्स का लगाना है, सर्च कंसोल का लगाना है, फेसबुक पिक्सल लगाना है, वो सारे कोड्स आपने इसमें ऐड करने हैं, और इसका तो ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हुआ ही होता है वेबसाइट में, तो बार बार आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी सही रहती है। जितने ज़्यादा, क्योंकि वो CSS फाइल्स होती हैं सम टाइम, तो वो ज़्यादा लोड स्पीड को काम ख़राब करती हैं। तो GTM बहुत अहम रोल प्ले करता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ये एडवांस लेवल के लिए होता है। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज की थोड़ी समझ होनी चाहिए, HTML ख़ास तौर पे। और बस यही है, लोग इसको कम ही यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ट्रैकिंग सेट करते हुए काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक ट्रैकिंग सेट करते हुए 2-3 चीज़ें क्या हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग है, आपकी जो भी मर्ज़ी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपकी ई-कॉमर्स है, न्यूज़ वेबसाइट है, आप हर वेबसाइट पे कोई ना कोई तो आपका होता ही है कॉल टू एक्शन, आपने नोट करना होता है। हर वेबसाइट बनाने कोई ना कोई तो मकसद होता ही है। सम टाइम आप बनाते हो कि मुझे डायरेक्ट कॉल जनरेट हो, तो कॉल ट्रैकिंग सेट की जाती है। आप कहते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल करें, वो आप ट्रैकिंग सेट करते हैं। बुक का फ्री डेमो आप दे रहे हैं, तो वो आपका हाँ इस टाइप जो इसमें यह है कि GTM के थ्रू ट्रैकिंग ज़्यादा सेट की जा सकती है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स सिर्फ इंस्टॉल करते हो तो उसमें चंद एक ट्रैकिंग आप सेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब आप GTM के थ्रू कोड लगाओगे गूगल एनालिटिक्स का ही, तो आप ज़्यादा चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। इवन दो कि आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वीडियो लगी हुई ना, तो वो कितने लोगों ने क्लिक किया उसको प्ले करने के लिए। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो GTM के थ्रू कर सकते हैं। क्या? हाँ, आप पूरा एक सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो GTM के थ्रू। ये कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स का आपको पता है, लेकिन क्यों न्यूबीज़ हैं कुछ, उनको बताना ज़रूरी है। बैकलिंक की टाइप्स होती हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। जैसे कि लफ्ज़ से आसानी से समझ आ रहा है कि अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पे हमने आर्टिकल पब्लिश किया है, उसके अंदर हमारे कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट किया हुआ है हमारी वेबसाइट की तरफ, हमें बैकलिंक मिला हुआ है, तो उसको अगर कंट्रोल यू करके देखेंगे या इंस्पेक्ट करके देखेंगे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये जो हमारा URL हमारी वेबसाइट की तरफ जा रहा है वो डू फॉलो है या नो फॉलो है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ HTML फॉर्म में लोगों का कुछ को बैकग्राउंड जो है वो IT से नहीं है। नज़र आ रहा है सबको? जिस तरह ये एक ऑफिशियल ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है, ये आप देख लें, एक हाइपरलिंक किया हुआ है, इसको कहते हैं बैकलिंक।
आप इसको आसानी से यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, माउस ऊपर लेके जाएं और यहाँ से रीडेबल होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था URL रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डोमेन नेम होता है, दैन स्लैश होता है, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की होती है वो आ जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं खुद से। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंट्रोल U भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ये नो फॉलो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आउटबाउंड लिंक है। नॉर्मली आउटबाउंड जो लिंक होते हैं अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट की तरफ दे रहे होते हैं, तो कोशिश करते हैं नो फॉलो ज़्यादा हो, ताकि अगर कल को उसकी कोई स्पैम होती है या वेबसाइट बंद होती है तो हमने क्योंकि रेफ़र किया हो, तो एक तरीके से रेफ़र करना ही है ना। अगर डू फॉलो के थ्रू रेफ़र करेंगे तो हमें भी इफेक्ट होगा। अगर नो फॉलो करेंगे, नो फॉलो का मतलब ये होता है कि हाँ यार मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता। सिंपल, आसान से आसान अल्फाज में यही होता है। डू फॉलो का मतलब ये होता है कि हाँ मैंने आर्टिकल पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पे और इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको कोई बंदा रेफ़र कर रहा हूँ या कोई भी वेबसाइट रेफ़र कर रहा हूँ, उसे गारंटी भी देता हूँ। डू फॉलो का ये मतलब होता है। क्योंकि ये आउटबाउंड लिंक था, इसको हमने नो फॉलो किया हुआ है। डू फॉलो कर सकते हैं अगर बहुत ही अच्छी वेबसाइट हो। और ये लिंक आप देखें, ये हमारा इसी वेबसाइट का किसी और ब्लॉग को जा रहा है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे कोई भी टैग आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब कोई भी टैग नज़र नहीं आ रहा होता तो उसका मतलब ये है कि डू फॉलो है। नो फॉलो करना है तो वो लगाना पड़ता है, अगर कोई भी नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली डू फॉलो होता है। अब आसानी से समझ आ गई होगी ना, साथ में करके दिखाया आपको। डू फॉलो नो फॉलो की जो डेफिनेशन है वो किसी भी ब्लॉगर की कोरोना उसकी समझ नहीं लगती। और मोस्टली जब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है तो लोग इसको बड़े अजीब तरीके से और बड़े बताते हैं कि यार जिसको गूगल फॉलो कर रहा होता है नहीं वो डू फॉलो होता है, और जिसको गूगल फॉलो नहीं करता वो नो फॉलो होता है। नहीं, हर बंदे का अलग कंसेप्ट है, लेकिन सही डेफिनेशन कहीं पे समझ नहीं लगती। डेफिनेशन में आपको ये बताइए सिंपल अल्फाज में कि मैंने ये हमारा ब्लॉग है, ये मैंने पब्लिश किया है, मैंने डू फॉलो कुछ को कर दिया, कुछ को नो फॉलो कर दिया। नो फॉलो करने का मेरा जो मेन मकसद है कि मैं इसकी गारंटी नहीं देता, मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि आपको ये इस ब्लॉग के रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं जाके, अच्छी स्टडी है, अच्छा ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लगती तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता। डू फॉलो का ये होता है कि मैं इस चीज़ की छोटी देता हूँ। सिंपल अल्फाज में ये है, कोई कहता है कि गूगल फॉलो नहीं करता या करता है, वो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। नो फॉलो भी इंडेक्स हो जाते हैं, डू फॉलो भी इंडेक्स हो जाते हैं। गूगल बॉट जो है डू फॉलो को भी करता है, डू फॉलो को भी करता है। बस सिंपल ये है कि नो इंडेक्स ना लगाओ बस। लिंक जुड़ की बात भी करते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ, वो ओबियसली लिंक जब मैंने छोटी दे दी तो उसका लिंक जूस ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है। मैंने गारंटी नहीं दी तो ओबियसली उसकी कम प्रायोरिटी है, उसकी कम ओबियसली उसकी कम अथॉरिटी होगी। तो सिंपल ही है। नो रेफरल नो ओपनर का भी सीन चल रहा है। हाँ, नो ओपनर का ये है कि अगर आप लगाते हो तो यहाँ से क्लिक करके अगर बंदा जाएगा तो उसके रिकॉर्ड में, उसके एनालिटिक्स में नहीं आएगा कि यहाँ से रेफर आया, वो डायरेक्ट काउंट होती है। मतलब उस साइट का जो एनालिटिक्स होगा उसमें वो जो ट्रैफिक होगी रेफरल नहीं आएगी, डायरेक्ट आएगी। इसका ये होता है। यूजीसी को गूगल कैसे कंसिडर करता है? यूजीसी जो होता है, यूजीसी हाँ उसको गूगल कैसे, मतलब वो किन चीज़ को कंसिडर करता है कि ये कंटेंट किस तरह का है? हाँ, लिंक टाइप्स आप कह रहे हो ना। चलो अच्छा कि याद करवा दिया, मैं जल्दी में लिख रहा था, काफ़ी चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कोई भी बंदा बैकलिंक देता है, फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए लोगों की वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, गूगल ने उसकी टाइप्स निकाली हैं, या तो वो डू फॉलो करे, नो फॉलो करे, नो ओपनर करे, यूजीसी यूज़र जनरेटेड कंटेंट, इसका एब्रीविएशन ये है। तो अगर यूजीसी करता है तो कोई भी बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको कर रहा है, रेफ़र कर रहा है। अगर उसमें दूसरा एक टैग है स्पॉन्सर्ड का, गूगल ने तो ये कहा है कि अगर आप कोई पेड लगवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, आपने मुझे आर्टिकल दिया है, उसके पैसे ही पे किए हैं, तो गूगल कहता है अगर आपने पैसे लेकर उसका आर्टिकल पब्लिश किया है ना तो उसकी HTML स्पॉन्सर्ड मेंशन करो। जिस तरह पिछले लिंक में मैंने आपको दिखाया था, नो ओपनर नो रेफरर आ रहा था, इस तरह वो कहता है स्पॉन्सर्ड भी लगाओ। उसकी भी अथॉरिटी डू फॉलो जितनी होगी या उसकी अथॉरिटी कम या ज़्यादा? देखो बैकलिंक मिल रहा है, मैंने किसी बंदे को रेफ़र किया है, आपको जो पता लग जाएगा अजीम ने मुझे रेफ़र किया है, पैसे लेकर रेफ़र किया है, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, या तुम्हें पता हो कि अजीम ने अपनी पहले इसको देखा है, परखा है, फिर उसने मुझे रेफ़र किया है, किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होगी तुम्हारे लिए? सेकंड वाले की होगी ना। तो बस गूगल के AI है, वो इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो लोग पैसे लेके पब्लिश करते भी, लेकिन स्पॉन्सर्ड का HTML नहीं लगाते। क्यों?
क्योंकि वो थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होता है आपकी रैंकिंग के लिए। मैं ऑब्वियसली रेफरल पर काम कर रहा हूँ तो आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, तो पैसे लबने टाइम में रेफ़र कर रहा है। अगर मैं खुद उस पर सेटिस्फाइड हो के बिना पैसे लिए, बिना किसी लालच के आपको रेफ़र करूँगा तो उसकी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कॉमन सेंस है, एसईओ सारी कॉमन सेंस है, बल्कि हर फील्ड की कॉमन सेंस ही होती है, दिमाग से काम लेना हर फील्ड में। इसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कॉर्नरस्टोन कंटेंट का, वो इस तरह है कि आप उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब वो एक टर्म है। ब्लॉगिंग साइट है, हमने 4-5 आर्टिकल्स लिख दिए जिनको एज अ पिलर लेके जाना चाहते हैं, उनको हम कॉर्नरस्टोन कर देते हैं गूगल टू प्रायोरिटी। हाँ, तो वो टैग लगाना पड़ता है ना, वो साइड पे मतलब ऊपर है। हाँ, तो वो कैनोनिकल वाला ही है। मैंने आपको बताया ना 3 पेजेस ने, आप उसको ज़्यादा अथॉरिटी देने चाह रहे तो टैग लगाएंगे। नहीं, वो कह रहा है जो कंटेंट है ना वो आपकी cornerstone content है। हाँ। लाइक आप उस कैटेगरी में जब आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो आर्टिकल ऊपर ही मिलेंगे, वो जो नेक्स्ट आप पब्लिश करेंगे वो वो ये है। रेफरेंस टाइप इस तरह का। हाँ, तो अगर आप किसी ऐसे रेफरल बोनस पे काम कर रहे हो जिस पे आप चाहते हो कि जो भी ट्रैफिक में लेके आऊँ, जिस मर्जी तरीके से लेके आऊँ, वो ये आर्टिकल लाजमी बंदा देखे मेरा, क्योंकि इसके अंदर मैंने रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं, उस पर वो क्लिक करेगा, कोई परचेज़ करेगा तो मुझे 4 पैसे मिलेंगे, वो इसलिए यूज़ होता है। तो उसको रैंक करवाने के लिए भी कैनोनिकल टैग्स यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसको रैंक करवाने के लिए ऑर्गेनिकली, और अगर बंदा आ जाता है डायरेक्ट जिस भी तरीके से आता है। पिलर क्लस्टर वाला आ गया ना कंसेप्ट साथ में, जब कॉर्नरस्टोन वाले कंटेंट को रैंक करवाना चाहेंगे। हाँ, उसका मेन थीम ये है कि मेरी जो वेबसाइट में जो कंटेंट है ना, आर्टिकल्स की इंटरनल लिंकिंग, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसका मेन मकसद ये होता है कि मेरी वेबसाइट पे ये जो आर्टिकल है ना, जो बंदा भी आए, मेरी कोशिश ये होगी कि ये आर्टिकल आदमी पढ़े। सिंपल इसका ये कंसेप्ट है। इसके बाद है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम पता है? हाँ, हमने सर्च किया था, SCRP शो होता है, SCRP का पता है ना, मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 10 रिजल्ट शो हो गए, आपने एक पे क्लिक करके वेबसाइट पे लैंड हो गए, तो जितनी देर आप वहाँ रुकेंगे उसको ड्वेल टाइम कहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड स्टे किया, आपने हेडिंग देखी, आपने कहा नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ ये वो चीज़ नहीं है, फ़ौरन पता लग जाता है, तो आप वापस आ जाते हो, ड्वेल टाइम थोड़ा हो गया। उस पर आप जितना टाइम ज़्यादा रुकेंगे उस तरह आपका ड्वेल टाइम इंक्रीज़ होता है। तो अच्छी SEO के लिए और कन्वर्जन्स का रेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका ड्वेल टाइम मैक्सिमम हो। इसी के रिलेटेड चीज़ है बाउंस रेट। आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक की, क्लिक करके लोग आए, उसी पेज पर रुक के बंद कर गया, बाउंस रेट ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे उसको वो चीज़ अच्छी लगी, वो वहीं से किसी और पेज पे गया, आगे किसी और पेज पे गया, बाउंस रेट उतना कम होता जाएगा। जितना बाउंस रेट कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ड्वेल टाइम ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ये अपोजिट है। CTR ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, क्लिक थ्रू रेट होता है। आपका कोई भी URL गूगल में रैंक कर रहा है, ये ज़्यादातर CTR जो है वो गूगल एड्स में ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम जितना पैसा लगा रहे होते हैं, हमारे एड्स शो भी हों लेकिन वो क्लिक ना हो, उसका क्लिक थ्रू रेट कम हो, तो हमारे पैसे लगाने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम पैसे भी दे रहे हैं फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा। तो इसलिए CTR क्लिक थ्रू रेट जितना ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज है उतना फ़ायदा है। आपका एक यो फर्स्ट पेज पे आपका कीवर्ड आ गया हुआ है, टॉप 5 में आ गया फॉर एग्जांपल, लोग पहला दूसरा तीसरा क्लिक कर लेते हैं, आपके चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे वो क्लिक नहीं करते, तो आपका CTR कम होगा। ये होता है इंप्रेशन जितने आ रहे हैं। अगर आपका इंप्रेशन का ये मतलब है ना, कोई भी आपने सर्च किया, आपका URL शो हुआ, वो इंप्रेशन हो गया, मतलब इतने लोग सामने आ गए, उसको इंप्रेशन करते हैं। तो इंप्रेशन के हिसाब से क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो CTR ज़्यादा हो जाएगा, इंप्रेशन के हिसाब से क्लिक्स कम होंगे तो फिर आपका CTR लो हो जाएगा। तो CTR मैक्सिमम जितना हो सकता है करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, मेटा टैग्स बहुत अच्छे से लगाते हैं, कैची किस्म के होते हैं, परसेंटेज मेंशन करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के परसेंटेज के हिसाब से मेंशन करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। ज़्यादातर नंबर्स लोग मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सेव 500%, सेव 50%, इस तरह की चीज़ें मेंशन करते हैं, या फिर ऑल दैट यू नीड टू नो, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, ये हेडिंग बड़ी अच्छी लग रही है तो इसमें चीज़ भी यही होगी।
CTA भी हो गया, कॉल टू एक्शन ज़्यादातर वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है आपकी वेबसाइट बनाने का जो असल मकसद होता है ना, लोग मेरे वेबसाइट पे आएँ और ये चीज़ करें जिससे मुझे फ़ायदा होगा, उसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट है जिस पे हमने लगाया हुआ है बुक का डेमो, हमारा मेन फोकस क्या होगा, हमारे डेमोज मैक्सिमम बुक हों। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे हर पेज पे कहीं ना कहीं CTA लगाएं, बुक का डेमो मेंशन करते जाएं, ताकि बंदा जब जहाँ पे बैठा है पूरी वेबसाइट पे वो उसको वो बटन नज़र आना चाहिए और वो कभी ना कभी तो क्लिक करेगा ना। ज़्यादा चांसेस होते हैं, जितना ज़्यादा ओबियसली यूज़र को जो बटन नज़र आएगा वो उस पर क्लिक रेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उसको CTA कहते हैं। अगर आपने कॉल्स जनरेट करनी है तो आप कोशिश करते हैं कि मोबाइल नंबर लाजमी मेंशन करें। डेमो फॉर्म बुक करवाने हैं तो वो आप कोशिश करेंगे हर पेज पे हर जगह लगाएं। मतलब ये नहीं कि एक पेज पे 10 दफ़ा लगा दिए, ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे अट्रैक्टिव भी लगे और थोड़ा पॉपअप शो हो, लोग उस पर क्लिक करें। इसके बाद है प्रूनिंग। पता है? नहीं? अच्छा, प्रूनिंग ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन पे कोई रैंक भी नहीं हो रहा और आपको लगता है कंटेंट भी हल्का लग गया या प्लेजराइज्ड हो गया है या आपके कंटेंट राइटर की तरफ से जो कंटेंट आया था वो सही नहीं था, आपने चेक भी नहीं किया, आपने लगा दिया और वो रैंक भी नहीं हो रहा, या फिर उस पर रैंक भी हो गया लेकिन यूज़र ज़्यादा देर टिकता नहीं, यूज़र को इंटरेस्ट नहीं इतना आता वो उस पेज पे, तो आप उनको रिमूव कर देते हैं। प्रूनिंग का मतलब ये है इररेलेवेंट पेजेस को या फिर बहुत ही जो हल्के पेजेस होते हैं जो आपके काम के नहीं रह जाते या आप कहते हैं यार से मैं रिमूव कर दूँ, उसको छांटी जो करना है उसको प्रूनिंग कहते हैं। और ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, ये ख़ास तौर पे वेबसाइट ऑडिट में आता है। आपके कुछ ऐसे पेजेस या कुछ ऐसे URLs बने होते हैं जो आप नहीं शो करना चाहते लोगों को, लो क्वालिटी कंटेंट को रिमूव करना प्रूनिंग कहते हैं, सिंपल। ऑर्फन पेजेस वो भी इसके रिलेटेड है। ऑर्फन पेजेस ये है आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, आप उस पेज को कहीं से भी लिंक दिलवा रहे हैं तो वो बेचारा यतीम ही हो गया ना। आप ना उस पर इतना फोकस कर रहे हैं, ना आपने उसकी ऑन पेज इतनी अच्छे से की है, ना आप उसको ऑफ पेज में इतना कंसीडर कर रहे हो। क्यों? अबाउट अस भी इम्पोर्टेंट है नहीं, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस तो बहुत अहम पेजेस हैं। आपने क्या कहा? ये तो बड़े नहीं होम पेज करते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट अस भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ज़्यादातर वेबसाइट्स का मेन मकसद ही कॉन्टैक्ट अस करवाना होता है कि लोग आएँ और हमें कॉन्टैक्ट करें। हाँ, ऑन फ्री पेजेस का ये कंसेप्ट है। डिसअवाउ ये सर्च कंसोल के एक टर्म है जिसमें आपके कुछ इररेलेवेंट्स बैकलिंक्स बन जाते हैं या आपके कंपेटर्स या आपका कोई ऐसा बंदा जिसको आपसे कोई भी किस्म की खार हो, गुस्सा निकालना चाहता हो तो वो आपके कोई इररेलेवेंट और स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट कर दे और आप की नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, वेबसाइट रैंकिंग लो हो जाए। तो सर्च कंसोल में डिसअवाउ हम करवाते हैं, वो एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। डिसअलाउ नहीं होता, ये मैंने बड़े एक्सपर्ट्स के मुंह से सुना है। डिसअलाउ करवा दे, डिसअलाउ नहीं होता, डिसअवाउ होता है। ये स्पेलिंग देख लें, ये स्पेलिंग होते हैं DISAVOW, डिसअलाउ नहीं डिसअवाउ। तो सर्च कंसोल का एक फीचर है जिसके थ्रू आप वही शीट बनाएं, टेक्स्ट फाइल बनाएं और अपलोड कर दें, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। सम टाइम नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और सम टाइम रिमूव भी करता है। सर्च कंसोल में जो हम आपकी रेफरिंग डोमेन्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, अगर नहीं भी होती तो आपका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। गूगल सैंडबॉक्स है इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़। गूगल सैंडबॉक्स ये है कि आप कोई भी नई वेबसाइट बनाते हैं, उसकी ऑन पेज कंप्लीट हो गई, कंटेंट लग गया, आपने फ़ोटोज़ लगा दिए रेलिवेंट, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, HTML और XML जो साइट मैप्स हैं वो बना के सर्च कंसोल में सबमिट करवा दिए और गूगल उसको क्रॉल कर रहा है। उसको कुछ टाइम के लिए वो अपने गूगल AI से चेक करता है कि ये इसका कंटेंट ठीक है, लोग अगर मैं इसको रैंक करूँ लोग रिस्पॉन्स करेंगे नहीं करेंगे, उस हिसाब से वो जो टाइम होता है ना गूगल चेक करता है उसको कहते हैं गूगल सैंडबॉक्स।
गूगल टेक्स्टिंग टाइम कह सकते हैं आसान अल्फाज में। गूगल चेक कर रहा होता है कि इसको मैं रैंक करना है नहीं करना है, कहाँ पे करना है। ये एक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑन पेज कर दी, लोग जो कहते हैं आपने, वो आप पे डिपेंड करता है आपका कितना नॉलेज अच्छा है। गूगल ने खुद कहा कि ये टर्म मेरे पास मतलब इस तरह की टर्म कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। इवन के मोस्टली जो मोस्ट लोग हैं ना, इवन वो 9th मंथ तक अकॉर्डिंग टू मोस्ट तो 9 महीने तक रैंक नहीं हुआ था, वो गूगल सैंडबॉक्स में रहा। लेकिन गूगल ने खुद ये टर्म इंट्रोड्यूस नहीं कराई। देखो कोई भी टर्म है ना, प्रूनिंग, गूगल ने कहा है कि मैं प्रूनिंग करूँ अपनी वेबसाइट पे। ये गूगल सैंडबॉक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम कहते हैं नहीं रुको ना, गूगल ने ये कभी कभी ट्वीट किया है कि प्रूनिंग करो अपनी वेबसाइट की, नहीं कहा। कभी गूगल ने कहा है कि ऑर्फन पेजेस पे ध्यान दो, कभी गूगल ने कहा है कि जिस तरह ये मैंने आपको डू फॉलो नो फॉलो कर रहा था कि लाजमी डू फॉलो होना चाहिए, कभी भी नहीं कहा उसने। तो ये आप नहीं कह सकते, गूगल ने तो कभी कहा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ। कुछ टर्म्स जो होती हैं आपके प्रोफेशन के हिसाब से होती हैं। तो वो ये हमारी टर्म है, हमारे डिजिटल मार्केटर्स की, SEO एक्सपर्ट्स की। हाँ लेकिन मोस्ट का 9 महीने तक ब्लॉग रैंक नहीं हुआ। वो मोस्ट वाले कहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो 9 महीने तक इधर गूगल सैंडबॉक्स में रहा है। लाइक हम कहते हैं 3 to 4। हाँ तो वो नॉर्मली इस पीरियड को सैंडबॉक्स कहते हैं, सिंपल। आप डिक्शनरी ओपन करके देखें, इसका लफ्ज़ी मतलब देख लें इसका क्या होता है, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो मैंने ऑन पेज कर दी, कंटेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रैंक हो, या थोड़ा सा उसके गूगल बोर्ड स्क्रॉल करें और रैंक करें उसी अपने हिसाब से। तो वो जितना टाइम लेगा उसको गूगल सैंडबॉक्स कहते हैं। मार्केटिंग में जब जो ब्लॉग्स आते हैं मतलब बूस्ट भी कर लेते हैं, ट्रैफिक फेक कीवर्ड भी आते हैं, अभी बनाते ही हैं। लाइक अभी आपने बनाया एक माह बाद उनकी ट्रैफिक भी बढ़ी होगी, उनकी अपना बूस्ट भी कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है। इसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी तो नॉर्मली आपको पता ही है कि परसेंटेज ऑफ एनी कीवर्ड दैट यू पुट इन एन आर्टिकल, उसको कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। वो नॉर्मली 1% और 2% होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कौन सा है। कुछ आपका इस तरह का टॉपिक है कि आपको ऑर्गेनिकली उस चीज़ को बताने के लिए वो लफ्ज़ आपको यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी ऑब्वियसली परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। कुछ इस तरह का है कि आप टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, उसमें आपने सम टाइम थोड़ा टच देना है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो कीवर्ड डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप टाइटल ही वही बना रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा, वहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1% ही होनी चाहिए, 0.5% ही होनी चाहिए, या 5% होनी चाहिए, 10%, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें होता है ना जो टर्म होती है मतलब लो होती है, इजी होती है, हार्ड होती है। किसमें? हाँ, वो कीवर्ड डेंसिटी का ये है कि आप सर्च वॉल्यूम देख लेते हो, आप उसका अपने कंपेटिटर देख लेते हो, उन्होंने कौन सा आर्टिकल किया हुआ है, निश मार्केट देख लेते हो, वो तो ऑब्वियसली वो तो है। हाँ, तो ये कंटेंट राइटर्स का ज़्यादातर यूज़ होता है कीवर्ड डेंसिटी के। आपने किस तरह से उसको कितनी दफ़ा मेंशन करना है, आपने पहले पैराग्राफ में लगाना है, एंड में लगाना है, दरमियान में लगाना है। लिंक वेलोसिटी है, मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सेम स्पेलिंग्स के साथ उन चीज़ों को लिखते जाएं। लिंक वेलोसिटी ये है, सिंपल टर्म है कि आपकी बैक लिंक जनरेशन जो स्पीड है वो कितनी है। ना ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, ना बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ज़्यादा फास्ट होगी तो वो ब्लैक हैट में आ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो सही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ब्लैक हैट हो जाती है अगर आपकी लिंक वेलोसिटी बहुत तेज़ है। तो गूगल AI फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है कि ये बार बार इतने कौन सी, अभी तो 10 दिन लॉन्च हुई है वेबसाइट, तो इसके इतने कौन से फ़ैन आ गए जो इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं या लिंक्स जनरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, ये लिंक वेलोसिटी इसको कहते हैं। रेसिप्रोकल लिंक्स पता है? रेसिप्रोकल लिंक्स ये होता है कि आपने किसी ए वेबसाइट ने बी को लिंक दे दिया, बी ने ए को दे दिया, इसको रेसिप्रोकल लिंक कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्लैक हैट में आता है, क्यों गूगल AI ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि ये इनका आपस में कुछ कॉन्टैक्ट टाइप है या जो भी चीज़ है, तो वो आपस में एक दूसरे को लिंक दिए जा रहे हैं। हाँ, लिंक एक्सचेंज और चीज़ होती है। आपने बी को अपनी ए से दे दिया और बी ने आपको ए को लिंक जो दिया सी से दिया है, वो लिंक एक्सचेंज और तरीके से हो जाता है। रेसिप्रोकल लिंक जो है ना, ये प्रॉपर एक टर्म है।
कि दो वेबसाइट्स ने आपस में एक दूसरे को लिंक दे दिया, तो उसका इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जैसे VPN ने किया होता है, VPN से हम्म। डायरेक्टरीज पे वो यूज होता है। डायरेक्टरी ने भी किया है। इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, href लैंग्वेज टैग। पता है? नहीं। href लैंग्वेज टैग ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मेरा इंटरेस्ट है मैं उर्दू में न्यूज़ पढूँ, या जो वेबसाइट मेरे सामने आए वो उर्दू में आए, तो मैं यहाँ ब्राउज़ करूँगा तो उर्दू में होगी। या मैं अपनी वेबसाइट में चाहता हूँ कि इंग्लिश जिनको रीड करना आती है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पे इंग्लिश सर्च की जाती है, वहाँ पे ज़्यादा रैंक हो, तो आप उसका बैक एंड पे लगाते हो वो लैंग्वेज का टैग। जो ऊपर गूगल ट्रांसलेटर का भी आ रहा होता है लैंग्वेज टैग। हाँ, उसके अंदर आपने यही टैग लगे होते हैं बैक एंड पे कि उस एरिया के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हाँ, अगर आप यूएई में बैठ के वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो अरेबिक में लैंग्वेज ओपन होगी, क्योंकि वो आईपी डिटेक्ट हो जाता है कि आप ये कौन से एरिया से आ रहा है, क्या हिसाब किताब है, वो सारा उसी हिसाब से आपका पेज लोड होता है उसी लैंग्वेज में जहाँ पे आप बैठे हो। तो ये ज़्यादातर उस बिज़नेस में यूज़ करते हैं जो मल्टीनेशनल हो। उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। आप उसको मैनुअली भी वो ऑप्शन दिए होते हैं कि आप उसको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो, ऑटो डिटेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद है साइट लिंक्स। साइट लिंक्स ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल में, फॉर एग्जांपल मैंने वेलेक्स सर्च किया है तो उसको सिर्फ एक रिज़ल्ट शो करना चाहिए, लेकिन ये देखो उसने मेन डोमेन और उसके नीचे उसी के रेलिवेंट चीज़ें डिफरेंट पेजेस जो हैं उसने मेंशन कर दिए मुझे। ठीक है, हाँ, इसको स्कैमर मार्कअप कहते हैं, आप उसको करते हो थोड़ा सा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेन हमारा यूआरएल हो गया, जहाँ पे जो सर्च ऑब्वियसली हो रहा है रैंक या डोमेन मेन डोमेन आ जाएगी। और ये जो लिंक्स आ रहे हैं ना, इसको टेक्निकल टर्म में साइट लिंक्स कहते हैं, SITELINKS, साइट लिंक्स। जब आप गूगल एड्स बना रहे होते हो उसमें वो आपसे पूछता है कि आपने इस यूआरएल पे फलाने कीवर्ड टारगेट कर दिया है और आप इस कीवर्ड के रिलेटेड नीचे साइट लिंक कौन से देना चाह रहे हो। अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं कि जो बंदा ये यूआरएल देखे और इस कीवर्ड पे ये यूआरएल शो हो तो उसको ये 4-5 यूआरएल भी शो होने चाहिए। ये आप ऐड भी कर सकते हो और ये आपका ऑर्गेनिकली भी आता है। ऑर्गेनिकली ज़्यादातर आपका ब्रांड नेम सर्च करने से आता है, आपके कीवर्ड से नहीं आएगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके कीवर्ड से आए, अदरवाइज़ आपके मेन डोमेन से जो होते हैं उसमें सब डोमेन्स बनी हुई हैं या उसी के आगे पेजेस बने हुए हैं। जिस तरह ये हमारी उसकी सब डोमेन अलग है, वो अलग है, ब्लॉग भी समटाइम आ जाता है। तो ये गूगल ऑर्गेनिकली जो शो करता है उसको साइड लिंक कहते हैं, और पेड भी कर सकते हैं इसको, उसको भी साइड लिंक्स कहेंगे। ज़्यादातर ये ब्रांड नेम सर्च करने से आते हैं। इसके बाद खावर ने मुझसे कल पूछा था नैप, इसका ये ज़्यादातर लोकल एसईओ में यूज़ होता है। इसका एब्रीविएशन है नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जब आप वेबसाइट की बिज़नेस लिस्टिंग करवा रहे होते हैं उसमें ये चीज़ आपको बड़ी ज़रूरी होती है। लोकल एसईओ के लिए ये आपको चाहिए होती है, गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग को रैंक करने के लिए ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ये ज़्यादातर यूज़ होती है टर्म लोकल एसईओ के लिए, लेकिन ये कि ओबियसली इसको हर जगह मेंशन करवाना ज़रूरी होता है। वेबसाइट पे भी ये नैप ज़रूरी है। वेबसाइट का नाम वो ओबियसली आ गया, या कोई भी आपका ब्रांड है उसका नाम आ गया। एड्रेस भी ज़रूरी है, या फुटर में लगाएं या कॉन्टैक्ट अस पेज में लगाएं या अबाउट अस में लगाएं, और फ़ोन नंबर भी मस्ट है। कोई 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट पे होना ज़रूरी हैं आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपके बिज़नेस के रिलेटेड, ताकि लोग विज़िट भी कर सकें आपके ऑफिस को। तो ये भी गूगल अथॉरिटी क्रिएट करता है इस चीज़ को देख कर भी कि हाँ ये एक क्लियर बिज़नेस है जो कि किसी एक जगह लोकेट भी करता है, तो उसको फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। इसके बाद है कैशे। आप अक्सर ऑब्ज़र्व करें कि आप कोई भी नई चीज़ सर्च कर रहे हैं ना, आपके सामने वेबसाइट आई है जो आपने कभी विज़िट नहीं की। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में, लेकिन सेम वेबसाइट
आप दोबारा कभी विज़िट करेंगे तो फ़ौरन जल्दी से लोड हो जाती है। उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेकंड्स, मिली सेकंड्स का। वो क्यों होता है कि गूगल जो आपका ब्राउज़र है ना, वो कैशे सेव करता है, आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से और जल्दी लोड हो जाती है। उसको ये कंसेप्ट है कैशे का, जो कि आपको ब्राउज़र कंसीव कर लेता है ऑलरेडी। जब आप हिस्ट्री रिमूव कर रहे हो उसमें भी आपसे पूछता है कि आपने कैशे रिमूव करना है, और ये ज़्यादातर उस वक्त भी यूज़ होता है कि आपने एक वेबसाइट विज़िट की, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन कर लिया, वो सेव हो जाता है। आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ओपन करते हो तो आपको कुछ भी अपना पहला लफ्ज़ ईमेल आईडी का जब भी आप टाइप करते हो तो पूरा आपको सजेशन देता है कि ये आपकी पूरी ईमेल है। वो एक कंसेप्ट है कैशे का। ये चीज़ तरीका इस तरीके से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे लोग पासवर्ड वगैरह सेव हाँ, वो कैशे हो जाता है आपके पेजेस। इसके अलावा कोई और चीज़ है आप डिस्कस करने वाली? क्योंकि ये मेन चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा जो कि आपको 100% श्योर पता होनी चाहिए। RSS फीड जो है वो हम लिंक बिल्डिंग के लेक्चर में करेंगे। वो क्योंकि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप RSS फीड करते हो, वो भी कर लेंगे। हाँ, URL इंडेक्स अगर आप करना चाहते हो, सिंपल आपने सिंपल ये लिखना है साइट कॉलन जो भी आपका वेबसाइट का URL है, या फिर कोई आपका स्पेसिफिक पेज या आपकी मेन डोमेन, जो भी आपने नया आर्टिकल कल या परसों या 2 दिन पहले पब्लिश किया था, आप चाहते हो कि वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं, आप उसको चेक करना चाहते हो। इंडेक्स होगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं। इंडेक्स होगा सबसे पहले तो उस पर थोड़ा रैंकिंग की प्रोसेस भी शुरू होगा, रैंक होगा तो फिर उस पर ट्रैफिक आएगी, तो उसका इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वो साइट कॉलन और जो भी आपका URL है या मेन डोमेन जो भी आप चेक करना चाहते हो, गूगल ने क्रॉल करके इंडेक्स कर लिया है कि नहीं, मुझे ट्रैफिक आ सकती है कि नहीं, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, कोई भी URL जो आपने ओपन किया हुआ है उसके स्टार्ट में कैशे कॉलन लगा दें, तो ये आपको सारी डेट बता देगा कि ये लास्ट क्रॉलर जो विज़िट किया है वो इस तरह किया है, ऊपर आपको सारा डिटेल मिल जाएगी। ठीक हो गया? कुछ और कोई ऐसी टर्म SEO की जो आपको लगता हो कि थोड़ी आपके माइंड में उसका थोड़ा एम्बिगुअस कंसेप्ट है, या आप उसको क्लियर करना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि ये बताना ज़रूरी है SEO टर्म्स एंड डेफिनेशंस में, जो कि सबको पता होना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, न्यूबीज़ भी बैठे हैं। न्यूबीज़ ने कोई इस तरह का टर्म सुनी जो उनको समझ ना आ रही हो, या SEO एक्सपर्ट्स जो चाहते हैं कि न्यूबीज़ को पता होना ज़रूरी है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो मेन टर्म्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश यही थी मेरी कि हाँ, ब्रेड क्रम्स, अच्छा क्वेश्चन। ये लफ्ज़ है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप इस वक्त वेबसाइट के कौन से पेज पे हैं और कहाँ से आए हैं और वापस किस तरह जाना है। वो प्रॉपर एक जो तरीका होता है वो बनाने का, इस तरह कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। हाँ, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल सिंपल अल्फाज ये बताया, वेलेक्स पे लैंड हुआ मैं, वहाँ से कोई मैंने बटन क्लिक किया, अगर मैं वेलेक्स के होम पेज पे था तो सिर्फ वेलेक्स पे था। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से डायरेक्ट चला गया किसी भी प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल जिम सॉफ्टवेयर पे, तो ऊपर छोटी सी लाइन बन जाएगी और ये आ जाएगा जिम सॉफ्टवेयर। अगर यहीं से कोई लिंक जो इससे आगे इसी डायरेक्टरी में आगे जा रहा होगा, बस ज़रूरी ये है कि हायरार्की बनी हो उसकी। अगर हायरार्की नहीं बनी हुई, कुछ ज़्यादातर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हायरार्की बनी होती है, फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू, वीमेन क्लोज या मैन क्लोज, आगे शर्ट्स, आगे पैंट्स, देन उसके आगे जीन्स, वो प्रॉपर एक कैटेगरी बनी होती है। ज़्यादातर ये ब्रेड क्रम्स काम देती हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में, ताकि बंदे को पता हो कि मैं किस तरह से आगे आ रहा हूँ। वो एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल वो हायरार्की वाइज होम पेज से छोड़ के छठे पेज से पहुँचा हुआ है, तो ऊपर 6 पेजेस के सारे लिंक्स आ रहे होंगे कि आप पहले होम पेज पे आए थे, फिर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, अचानक आप छठे पेज से तीसरे पे जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ये इसलिए यूज़ होता है, ज़्यादातर नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, नेविगेशन ईजी बनाने के लिए वेबसाइट्स की। हाँ, बाउंस रेट कम होता है। हाँ, इसी रिलेटेड एक चीज़ और मुझे याद आई है,
टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म यूज़ होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद तमाम कंटेंट को एक अच्छे तरीके से कैटेगराइज करना, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेबल बनाना, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये भी ख़ास तौर पे ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ही काम करता है। बिज़नेस वेबसाइट जो होती हैं जिन्होंने एसईओ नहीं करवानी या करवानी भी होती है, सम टाइम वो डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम / रेलिवेंट पेज, वो ज़्यादातर इस तरह पेज बना रहे होते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने जो है ये मैंने मेन वाले सेक्शन में अपलोड करनी है, उसकी आगे काफ़ी टाइप्स हैं। मेन का मेन टैब जो होगा मेन का होगा, उसी से आगे शर्ट्स का आ रहा होगा टैब, उसी का पैंट्स का आ रहा होगा। अगर उसके पास ज़्यादा कैटलॉग ज़्यादा है तो यूज़र फ्रेंडली हो। हाँ, यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि वो उसको पता मैं इस टैब में पढ़ा हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसमें सारी इसी चीज़ रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए टैक्सोनॉमी का लफ्ज़ यूज़ होता है। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है चीज़ों को कैटेगराइज करना। अजीम भाई, ये आजकल FAQs का चल रहा है, तो इसका बेनिफिट रहता है? हाँ, FAQs, हाँ, नाइस क्वेश्चन। FAQs ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप नॉर्मली अक्सर गूगल सर्च में ज़्यादातर आप क्वेश्चन ही सर्च करते होगे। कोई भी आपने ब्रांड सुना, कोई भी आपने कोई प्रोडक्ट सुनी, तो आप उसके रिलेटेड कोई सर्च करना चाह रहे हो, या कोई एक सोशल इशू है उस पर आप अपनी राय सुनना चाह रहे हो, किसी को देखना चाह रहे हो, तो आप क्वेश्चन मार्क्स 5 Ws and H का यूज़ करते, कोई भी क्यूरी सर्च करते हो, तो वो आपको नीचे FAQs की सोर्स में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक पेज बना हुआ है, इसके FAQs आते हैं। इसका वो मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह आएगा। हाँ, ये देखें, कोई भी क्वेश्चन हमने टाइप किया तो ये इसमें FAQs आ गया। ये तब बनते हैं, आप खुद भी मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका उस पेज के ऊपर उस टॉपिक के रिलेटेड तमाम क्वेश्चन नहीं तो कम से कम उसके जो रेलिवेंट मिनिमम क्वेश्चन उसका आंसर आपने दिया हो उस पेज के ऊपर, खुद हेडिंग्स बना के, क्वेश्चन टाइप हेडिंग्स बना के, तो वो रैंक करता है और वो FAQs में आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ SEO, ये टॉपिक 1000 नहीं बल्कि हज़ारों बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स पे टॉपिक डिस्कस हुआ होगा व्हाट इज़ SEO, लेकिन सिर्फ ये webfx.com रैंक कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डिटेल से प्रॉपर क्वेश्चंस बना के उसके आंसर्स किए हुए हैं। तो इसमें FAQs में एक क्वेश्चन के रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स भी आ सकती हैं, जिस तरह ऊपर वाली और डिफरेंट है, नीचे वाली और डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन एक ही टर्म रिलेटेड होंगे। इसको FAQs कहते हैं। जब से वर्ड आया है एल्गोरिथम अपडेट, तब से इस पे ज़्यादा नहीं फोकस होना लगता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को स्पेसिफिक उनके जो सवाल का जवाब मिल रहा होता है। जिस यूज़र इंटेंट के अकॉर्डिंगली फिर लेके चल रहे हैं। हाँ। अब एक अगर बिजनेस साइट है, अगर उसके बिजनेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर्च करता है, तो आप FAQs का पेज बनाते हो, उसमें उस टाइप के क्वेश्चन रखते ताकि आपकी साइट तब भी आगे है। इतनी वेबसाइट पे होता है ना FAQs मोस्टली, क्योंकि ये तो जवाब ही होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जो कि ज़रूरी है डिस्कस करना। और कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी। बस यही था।